हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटी क्लास। मैं अनुप कुमार आप सबों के लिए एक न्यू सेशन लेकर आया हूँ। इसमें क्या है कि हम लोग जो है एनसीईआरटी के कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि जो हम एग्ज़ाम में जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है या फिर वैसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नीट में के पेपर में और एलन आकाश के टेस्ट में एनसीईआरटी बेस्ड सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं। और ऐसे पॉइंट जो कि एनसीईआरटी में हमें एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आती है उसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो उसको समझते हैं। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट जो हम लोग जो हम खुद से पढ़ते हैं लोग तो वो हमें क्लियर नहीं पाती। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे 10 मिनट तक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं लोग अपने न्यू सेशन को। ये जो हमारा न्यू सेशन का सेकेंड डे है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट में है सिस्ट या इंसिस्टेशन या अस्पोरिलेशन, ये तीनों टर्म्स को क्या कहते हैं इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी का मस्ट पॉइंट है, सिंपल है लेकिन है ना। सिस्ट, इंसिस्टेशन, एस्पोरिलेशन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसे एनसीईआरटी में क्या इसे डिफाइंड किया हुआ है। अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स सूडोपोडिया एंड सीक्रेट ए 3 लेयर हार्ड कवरिंग। 3 लेयर हार्ड कवरिंग को क्या बोल रहा है? सिस्ट बोल रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। सिस्ट क्या है? 3 लेयर हार्ड कवरिंग एक सीक्रेट मतलब कि लेयर बनाता है, ठीक है ना। राउंड इट सेल्फ दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन, ठीक है ना। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड इनटू मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मिनी मिनट अमीबा। उसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया स्पोर्स। देखिए नया टर्म आया ना, सीडोपोडिया स्पोर्स। इस मतलब कि एक नया पॉइंट है, मतलब आपको शायद ध्यान नहीं होगा। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट एंड द स्पोर आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मिनी अमीबा। दिस फिनोमेना इज नोन एज एस्पोरुलेशन। अब क्या हो गया, वो जो सिस्ट वाल है वो ब्रस्ट हो गया और वो जो है स्पोर जो है लिबरेट सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो मिनी अमीबा, ठीक है ना। सूडोपोडिया स्पोर क्या था? बहुत सारे मिनट अमीबा जो बड़ा था, फिर वो क्या हुआ कि भ्रष्ट होकर निकल गया। इस सारे प्रोसेस को एस्पोरुलेशन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मस्त पॉइंट है क्योंकि ये नया पॉइंट से मतलब ऐसा एनसीईआरटी में आपको लग सकता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह का पॉइंट्स जो है ना पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड जो है एक ही तरह के दो पॉइंट्स हैं। जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड आर एंडोस्पर्मिक। जहाँ तक हम लोग सबको जानते हैं मोनोकोटिलेडोनस क्या है? एंडोस्पर्मिक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन ऑर्चिड है। इसी तरह से सेकेंड चीज़ क्या है? डाइकोटिलेडोनस सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली जो डाइकोटिलेडोनस सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। वो जो है उसमें जो है कोटिलीडन होता है, ठीक है, 2 कोटिलीडन, और उसमें इंडोस्पर्म जो है कंज्यूम हो गया तो इंडोस्पर्म नहीं होता। तो डाइकोटिलेडोनस सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन इसका क्या है? तो कास्टर है। कास्टर जो है डाइकोटिलेडोनस सीड मतलब है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या होता है? इंडोस्पर्म। अब आप देख सकते हैं एंडोस्पर्मिक जो जनरली मोनोकोटिलेडोनस सीड आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक। इस तरह से आप जो है आप देख सकते हैं सम सीड यहाँ पर जो है सम सीड सच एज कस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्मेट एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और जो और सब जो सीड होता है डाइकोट का वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। डाइकोटिलेडोनस का जो बारे में बता रहा है, आप देख सकते हैं इसको इंसेट में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर डाइकोटिलेडोनस सीड, ठीक है। यहाँ पर पेज नोट इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, पार्थेनोकार्पिक और पार्थोजेनेसिस। सॉरी गलती हो गया, पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोकार्पिक क्या है? फ्रूट डेवलपमेंट विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फ्रूट डेवलपमेंट विथआउट फर्टिलाइजेशन मतलब विथआउट सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना। फ्रूट डेवलपमेंट विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथआउट सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। आप इसको फिर से मतलब देख सकते हैं एनसीईआरटी में एक फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विथआउट फर्टिलाइजेशन, विथआउट सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना। दूसरे का चीज़ क्या है? एक पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर से जो है और में हम लोग पार्थेनोजेनेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फीमेल गेमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म विथआउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गेमेट डायरेक्ट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू एम्ब्रियो में बदल जा रहा है विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक। देख सकते हैं फ्रूट इज फॉर्मेड विथआउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब कि विथआउट सीड, ठीक है ना। पेज नंबर नेक्स्ट टर्म जो है ये जो 11th 12th का फर्स्ट चैप्टर से फीमेल गेमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स विथआउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। आप देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ व्हाट विल हैपन इफ साइनोगेमी डज नॉट अकर, ठीक है ना। हाउएवर इट हैड टू बी
said here that some organisms like rotifer, honeybees and even some lizard and birds, यानी इसमें क्या होता है ना कि गैमेट डायरेक्टली जो है फीमेल गैमेट डायरेक्टली जो है डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है ना। तो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पिक दोनों को डिफरेंस में समझना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पर ओनली बात कर रहा फ्रूट का जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ पर क्या रहना है कि बात कर रहा है कि फीमेल गैमेट डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो में बदल जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि एक हैप्लॉइड डायरेक्टली डिप्लॉइड में बदल रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। फीमेल गैमेट हुआ और वो बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है। न्यू मेरे ऑर्गेनिज्म की जगह पर वो एम्ब्रायो भी दे सकता है, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है। हाँ, जो ने इसी से मिलता जुलता एपोगेमी और एपोस्पोरी ऐसे कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है ना। एपोमिक्सी थी पोलाई एम्ब्रियोनी, इस चीज़ों को समझ सकते हैं लोग। अगर हम लोग चाहेंगे लोग तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में मतलब कि उस पॉइंट्स को रखकर समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म जो है क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, इसमें एक और डिफरेंस होता है। इसमें मतलब कुछ सेल्स होते हैं उनके मतलब कि स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, मतलब ना। तो उस चीज़ों को हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक चीज़ एग्जाम में बार बार पूछ देता है और तो चांस रहता है कि गलती हो जाए। तो वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल है तो बिगर होगा ही। और जब क्योंकि उसको मतलब जेनेटिक सेल को बनने वाले एम्ब्रियो को मतलब फूड प्रोवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा, एम्बॉडेड फूड रिजर्व तो होगा ही, ठीक है ना। एंड लार्ज चूँकि बड़ा है तो लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। लार्ज इरेगुलर शेप जो न्यूक्लियस है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जो है लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, है ना। ये चीज़ें तो हम लोग जान गए। वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, जो है बिगर होगा, अबाउंडेंट फूड रिजर्व होगा, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होगा। सेकेंड चीज़ जो हम लोग जेनेटिक सेल के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, ये जो है मतलब स्मॉल फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। स्मॉल होगा, फ्लोट करेगा, ठीक है ना। साथ ही इट इज स्पिंडल शेप, ठीक है ना, स्पिंडल शेप एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप का जैसा स्ट्रक्चर होगा, देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। और उसके साथ जो है डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर-इज, ठीक है ना। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर-इज फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं इंसर्ट से। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोबेड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका बट दे आर डाइथिकल। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से पहले हम लोग ये समझते हैं, एक डायग्राम है ऐसे जो है एक मतलब कि रफली समझ सकते हैं कि एक एंथर है, उस एंथर को बोल रहा है कि उसमें बाई लोब है, एक लोब, ठीक है ना। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है और ईच लोब और टू थीका, ठीक है ना। एक लोब में कितनी है, दो थीका है, ठीक है ना। ठीक है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंथर है इसमें जो है ये जो है कंजुक्टिवा है, जो दो लोबों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है कि ईच लोब आर डिवाइडेड इन मतलब कि हैविंग टू थीका, एक लोब में दो थीका, ठीक है ना। ईच थीका को मतलब इसको पोलन चैम्बर बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के एक एंथर क्या हो गया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिनेट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि एंथर जो है बाइलोबेट है और ईच लोब डाइथिकस है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए एक एंथर जो टिपिकल मतलब कितने थीका होगा, तो 4 थीका होगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आता है और हम लोग गलती कर जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है कैसे रिलेट होता है, देखिए इनसीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमसे आ जाएगा तो हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये और फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है 12th का। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहता है कि शुरू से पहले तो इन बोथ प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। अच्छा, एक चीज़ है जो हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब कि जो थ्री फेजेज है, ठीक है ना, जो हम लोग जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का थ्री फेज में बांटा गया ना, ये थ्री फेजेज में जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से मतलब एक ट्रांजिशन होता है, वो डिपेंड करता है
किस चीज़ पर, हार्मोन्स पर। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द transition between three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and associated and behavioral expression of organism. ठीक है ना। जो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दो थ्री फेजेज में ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हार्मोन है। और इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है ना, एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बिहेवियरल एक्सप्रेस कर रहा है तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्लियरली समझना।